नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। जनरल साइंस सामान्य विज्ञान का एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है लाइट, प्रकाश। फिजिक्स का ही टॉपिक है। इसका लेक्चर नंबर हम 3 पढ़ेंगे। इससे पहले 2 लेक्चर हमने पढ़ा दिए हैं, डिटेल में पढ़ा रहा हूँ। जिन्होंने कभी फिजिक्स पढ़ा भी नहीं है ना, उनको भी समझ में आ जाएगा। तो बच्चों, हम शुरुआत करते हैं आज प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इससे पहले आपने पढ़ा था दर्पण के बारे में, तो एक चीज़ उसमें छूट गई, वो मैं आपको बता देता हूँ फिलहाल। जैसे ये आपको पता है ये कौन सा है, अवतल दर्पण है, और ये आपका उत्तल दर्पण है। ठीक है, ये जानते हैं। इसकी एक फोकस पॉइंट है ये, और यहाँ से फोकस दूरी स्मॉल f है। इसके लिए एक फॉर्मूला होता है 1/u + 1/v = 1/f, जहाँ u क्या है, ऑब्जेक्ट कोई रखा है, इसकी पोल से दूरी, ये पोल है, ये वाला बिंदु पोल होता है, इसकी पोल से दूरी क्या है, u। और जो इमेज बनेगी, बाई चांस मान लो इमेज यहाँ बन रही है, तो इमेज की पोल से दूरी v है। तो ऑब्जेक्ट की पोल से दूरी u, इमेज की पोल से दूरी v, और f क्या है, फोकस दूरी है। तो फॉर्मूला ये है। यही फॉर्मूला उत्तल लेंस के लिए भी है, अवतल के लिए भी यही है। बस ये आपको ख्याल रखना है, ये वाला आपका मूल बिंदु मानना है पोल को। इस डायरेक्शन में पॉजिटिव साइन लेने हैं, इस डायरेक्शन में नेगेटिव आपको साइन लेने हैं। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट आपने रखा, तो u की वैल्यू जो होगी वो नेगेटिव रखेंगे, और इसकी फोकल पॉइंट इधर ही है ना, लेफ्ट साइड, तो फोकस दूरी भी नेगेटिव ही होगी, नेगेटिव वैल्यू रखनी है। ठीक, उसके बाद v की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। जबकि उत्तल लेंस में आप देखेंगे इसकी फोकस पॉइंट यहाँ पर होता है, तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी, पॉजिटिव होगी। ऑब्जेक्ट यहाँ रखेंगे, ऑब्जेक्ट की जो दूरी होगी वो नेगेटिव होगी, तो इमेज जहाँ बनेगा वो ऑटोमेटिक अपने आप इस फॉर्मूले से आ जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं आज प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। बच्चों, अब जब प्रकाश एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करता है, तो उसकी वेलोसिटी भी चेंज हो जाती है, और वो अपनी जो रेखा से, जिस लाइन में जा रहा है ना, उससे थोड़ा सा विचलित भी हो जाता है, अपनी दिशा से विचलित भी हो जाता है। ठीक, तो इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। परावर्तन आपने देखा कि अगर कोई प्रकाश जा रहा है किसी सतह से टकरा कर उसी मीडियम में वापस जा रहा है, तो ये तो प्रकाश का परावर्तन। लेकिन इस बार क्या हो रहा है, प्रकाश ट्रैवल कर रहा है और एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर कर गया है। तो इससे क्या होता है, प्रकाश की वेग भी परिवर्तित हो जाती है, उसकी दिशा भी परिवर्तित हो जाती है, अपने पथ से विचलित भी हो जाता है। वो अभिलंब से या तो अभिलंब की ओर मुड़ेगा, या तो अभिलंब से दूर मुड़ जाएगा। वो मीडियम पे डिपेंड करेगा, माध्यम पे डिपेंड करेगा। तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं माध्यम का अपवर्तनांक क्या होता है, तब आपको अच्छे समझ में आएगा। देखिए बच्चों, कोई भी माध्यम है, मान लीजिए कांच है, ये क्या है, कांच। कोई भी माध्यम है, उसका जो अपवर्तनांक है, जिसको n से डिनोट कर सकते हैं आप, या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, वो एक्सपेरिमेंट द्वारा निकाला जाता है। उसकी वैल्यू होती है n = c/v। c क्या है, प्रकाश की चाल निर्वात में, और v क्या है, प्रकाश की चाल इस कांच में। जिस मीडियम का अपवर्तनांक निकालना है, उसी मीडियम में प्रकाश की चाल क्या होगी वो यहाँ पर लिखेंगे। तो कांच का निकालना है हमको, Ng लिख दिया है यहाँ पे। Ng का मतलब कांच का अपवर्तनांक = c। c की वैल्यू आपको पता है निर्वात में कितनी होती है, प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड होती है। तो यहाँ पर लिख देंगे v, c/v, vg मतलब प्रकाश की चाल कांच में। तो ये इस माध्यम का अपवर्तनांक हो जाएगा। ऐसे ही मान लिया इस माध्यम 1 का अपवर्तनांक n1 है, और माध्यम 2 का अपवर्तनांक n2 है। अब ये वाला है आपका विरल माध्यम। विरल माध्यम मतलब रेयर मीडियम है, रेयर मीडियम। ठीक, और ये आपका है सघन माध्यम। सघन माध्यम
डेंसर मीडियम। डेंसर मीडियम मतलब जैसे ये हवा है और ये पानी है, मान लीजिए ये ऊपर हवा है और नीचे पानी, तभी तो हवा क्या है, रेयर मीडियम है इसकी अपेक्षा। पानी क्या है, डेंसर मीडियम मतलब घना है, सघन है कि नहीं। अगर प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है, विरल माध्यम में सघन माध्यम में एंटर करता है, तो वो अपने पथ से अभिलंब की ओर मुड़ जाता है। अगर ये सीधे चलता तो ऐसे जाता, लेकिन ऐसे नहीं गया, अभिलंब की ओर झुक गया। अगर वहीं दूसरा एग्जाम्पल है, अगर कोई प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो वो अभिलंब से दूर चला जाता है। तो यहाँ पर R ग्रेटर देन I है और यहाँ पर R लेस देन I है। अगर विरल से सघन में जा रहा है तब तो अभिलंब की ओर मुड़ जाएगा, अगर सघन से विरल में जा रहा है तो दूर चला जाएगा। इससे ये अभिलंब है आपका, अभिलंब से दूर चला जाएगा। मतलब अगर पानी से हवा में जा रहा है तब ये दूर चला जाएगा। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। तो देखिए, जब भी प्रकाश एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो उसकी स्पीड में परिवर्तन हो जाता है। उसकी स्पीड में क्या होता है, परिवर्तन हो जाता है। अगर विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रहा है, यहाँ पे मान लीजिए प्रकाश की स्पीड v1 है, यहाँ पे प्रकाश की स्पीड v2 है। अगर विरल से सघन में जा रहा है, याद रखिए विरल से सघन में जा रहा है, उसकी स्पीड कम हो जाएगी तो v2 लेस देन v1 होगा। v1 बड़ा होगा, v2 छोटा होगा। अगर मीडियम सघन है, समझ सकते हैं कि घना मीडियम है, डेंसर है, तो वहाँ पर स्पीड कम हो जाएगी। स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर स्पीड कम हो जाएगी बच्चों ना, तो उसकी वेवलेंथ भी कम हो जाएगी। यहाँ पर प्रकाश की वेवलेंथ मैंने मान लिया λ1 है और यहाँ पर प्रकाश की वेवलेंथ λ2 है, तो λ2 इज लेस देन λ1 होगा, याद रखिए। और फ्रीक्वेंसी, यहाँ पर मैंने मान लिया प्रकाश की फ्रीक्वेंसी f1 है और यहाँ पर प्रकाश की फ्रीक्वेंसी f2 है, तो मीडियम चाहे चेंज हो जाए उसकी फ्रीक्वेंसी में कोई परिवर्तन नहीं आता है, कोई परिवर्तन नहीं आता है। f1 विल बी इक्वल टू f2। ठीक है, तो आप जानते हैं v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, ये फॉर्मूला मैंने ड्राइव किया था। v इज इक्वल टू एफ लैम्डा कैसे, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। अब एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लगा उसको, एक टाइम पीरियड t, और एक चक्कर लगाने में कितनी दूरी तय करता है, यही तो लैम्डा होती है उसकी वेवलेंथ। तो v इज इक्वल टू कितना डिस्प्लेसमेंट है लैम्डा, टाइम कैपिटल T लगा, और 1 अपॉन टी क्या होता है, इज नथिंग बट ये फ्रिक्वेंसी होता है। तो यहाँ पुट किया मैंने, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा आ गया। ठीक है, तो f क्या है, कांस्टेंट है, चाहे इस मीडियम में हो चाहे किसी मीडियम में एंटर करे, प्रकाश की फ्रिक्वेंसी में कोई परिवर्तन नहीं आता। फ्रिक्वेंसी मतलब आवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं आता। तो v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके हो गया, लैम्डा। अगर वेलोसिटी कम होगी तो लैम्डा भी कम हो जाएगी। तो विरल से सघन माध्यम में जाएगा, उसकी स्पीड कम हो जाएगी बच्चों, और उसकी वेवलेंथ भी कम हो जाएगी। यहीं पर यहाँ पर मान लीजिए स्पीड v1 है और वेवलेंथ λ1 है, यहाँ पर स्पीड v2 है और वेवलेंथ λ2 है। तो आपको समझ में आ गया होगा, सघन से विरल में जा रहा है तो वेलोसिटी उसकी बढ़ जाएगी, क्योंकि विरल माध्यम है, मतलब हल्का माध्यम, हवा जैसे है, तो वहाँ पर स्पीड ज़्यादा ही होगी और वेवलेंथ भी ज़्यादा ही होगी। लेकिन यहाँ पर फ्रीक्वेंसी f रहेगी तो यहाँ भी f ही रहेगी। तो ये आपने समझ लिया प्रकाश का अपवर्तन। और I और R में रिलेशन होता है। I R और मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है उसमें एक रिलेशन होता है। वो रिलेशन हमने स्नेल के नियम के हिसाब से निकाला। स्नेल एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने फॉर्मूला दिया, बता दे रहा हूँ मैं। उन्होंने कहा कि पहले मीडियम से, मीडियम 1 से मीडियम 2 में अगर प्रकाश जा रहा है तो मीडियम 1 का अपवर्तनांक और जो इसका आपतित कोण है, जिस कोण से ये इंसिडेंट हो रहा है, उसके साइन की वैल्यू साइन आई वो बराबर होगी माध्यम 2 के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और ये साइन आर के बराबर।
साइन आर के बराबर होगी। ठीक है, N1 साइन आई इज इक्वल टू N2 साइन आर होगा। ये आप समझ लीजिए, ये है स्नेल का रूल, स्नेल का नियम, स्नेल का नियम। ठीक, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू N2 अपॉन N1, N2 अपॉन N1, यहाँ N1 होगा। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। और मैंने बताया था किसी भी माध्यम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो क्या होता है, प्रकाश की चाल वायु में या निर्वात में अपॉन प्रकाश की चाल उस मीडियम में जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमको निकालना है। ऐसे ही N2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, C अपॉन V2 हो जाएगी। तो N2 की वैल्यू यहाँ पुट करूँ, N1 की वैल्यू यहाँ पुट करूँ, मैथमेटिक्स आपकी अच्छी होगी तो क्या ये फॉर्मूला नहीं बन जाएगा, साइन R इज इक्वल टू N2 की जगह C अपॉन V1 और N1 की जगह C अपॉन V2। तो V2 ऊपर चला जाएगा, V1 नीचे आ जाएगा और C कट जाएगा, तो ये फॉर्मूला आपका बन जाएगा। इसके अलावा आपको पता है कि प्रकाश की चाल V है, तो प्रकाश की चाल V इज इक्वल टू क्या होता है, F इंटू लैम्डा होती है। प्रकाश की चाल बराबर प्रकाश की फ्रिक्वेंसी इंटू प्रकाश की वेवलेंथ, फ्रिक्वेंसी दोनों में मीडियम में बराबर रहेगी। तो यहाँ पे V2 की वैल्यू रखेंगे F इंटू लैम्डा 1 और ये F इंटू लैम्डा 2, क्योंकि मीडियम एक हो चाहे दो हो फ्रिक्वेंसी सेम रहेगी, तो फ्रिक्वेंसी कट जा रही है। तो ये फॉर्मूला एक और बन जा रहा है, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू V2 अपॉन V1 इज इक्वल टू लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2। तो कोई भी वैल्यू आपको दे इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। तो प्रकाश के अपवर्तनांक में अपवर्तन में हमको ये समझना है बच्चों, जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है तो जो प्रकाश की किरण है वो अभिलंब की तरफ झुक जाती है। जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल में जाता है तब क्या होता है, तो वो अभिलंब से दूर चला जाता है, अभिलंब से दूर चला जाता है। ठीक, यही कारण होता है कि ये पानी है, नीचे पानी है, पानी में कोई चीज़ जो होती है, जैसे मान लीजिए मछली है, मछली आप बाहर से देखेंगे ना तो आपको लगेगा कि मछली ऊपर है, आपको लगेगा ये मछली जो है ऊपर है। हकीकत में मछली यहाँ है लेकिन आपको देखने में लगेगा ये ऊपर है। क्यों, कारण बताऊँ मैं क्या, क्योंकि देखिए ध्यान से, यहाँ पे जो मछली है ये असली वाली मछली है, ये असली वाली मछली है। ठीक है, अब असली वाली मछली से जो प्रकाश जा रहा है हमारी आँखों में, अब वो देखिए ध्यान से, जैसे ये जा रहा है यहाँ से, अब ये पानी है, पानी है, अब ये क्या हो रहा, पानी से बाहर की ओर जा रहा, मतलब सघन माध्यम से हवा में जा रहा, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रहा है। तो सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रहा है तो प्रकाश क्या होगा, प्रकाश की किरण अभिलंब से दूर चली जाएगी, मतलब सीधा नहीं जाएगी, वो ऐसे मुड़ जाएगी ऐसे, और हम यहाँ से देख रहे हैं। लेकिन हमको लगता है कि प्रकाश जो वहाँ से आ रहा है वो सीधी रेखा में चलता है प्रकाश, तो हमारी आँखों को दिखेगा ये प्रकाश जो है सीधा आ रहा है यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ पे हमको लगेगा मछली यहाँ पर है, जबकि मछली यहाँ पर है। ठीक है, हमको लगेगा ऊपर है। तो वही तो, अगर हम हवा से किसी सघन माध्यम में कोई चीज़ देखेंगे हमको उठी हुई नज़र आएगी। जैसे मान लीजिए टेबल है, टेबल के ऊपर सिक्का है, ये आप ऐसे देख रहे हैं, और यहाँ सिक्के के ऊपर आपने एक शीशा रख दिया, शीशे का टुकड़ा रख दिया, मतलब मोटा शीशे का एक आयताकार कोई चीज़ रख दी, और आप इसके ऊपर से देखेंगे आपको लगेगा सिक्का ऊपर है, क्योंकि जो प्रकाश है वो विरल सघन माध्यम से विरल माध्यम में होकर आपकी आंखों में गुजर रहा है, इसलिए उसने अपने रास्ता है परिवर्तित कर लिया। ठीक बच्चों, प्रकाश का अपवर्तन आपने पढ़ लिया, अच्छे से समझ में आ गया। तो प्रकाश के अपवर्तन के लिए मुख्य तौर पर आपको क्या याद रखना है, दो नियम है, एक तो स्नेल का नियम है और दूसरा ये है कि फ्रीक्वेंसी नहीं चेंज होती है जबकि वेलोसिटी और उसकी वेवलेंथ चेंज हो जाती है। ठीक, समझ में आ गया। तो होप इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इसके बाद आता है बच्चों हमारे दैनिक जीवन में अपवर्तन की जो घटनाएं घटती हैं वो समझिए।
सबसे पहला एग्जाम्पल ये देखिए, आप देखते हैं तो आपको दिखता है पेंसिल ऐसी है, हकीकत में ऐसी नहीं है। हकीकत में पेंसिल तो भैया ऐसी ही है, सीधी है, लेकिन आपको लगेगा ये अंदर जाके टूट गई है, अंदर जाके टूट गई है। कारण आपको पता क्या है? मान लीजिए आप यहाँ से ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, यहाँ से जो प्रकाश निकल रहा है, यहाँ से जो प्रकाश निकल रहा है वो क्या हो रहा है? ये अभिलंब बना दिया मैंने यहाँ पे, इस सतह पर अभिलंब बना दिया। अब ये सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रहा है, सघन से विरल माध्यम में जा रहा, तो ये अभिलंब से दूर हट जाएगा, अभिलंब से दूर हट जाएगा। इसको जाना चाहिए था ऐसे ऐसे, लेकिन दूर हट गया। हमें लगेगा ये सीधी रेखा में जा रहा है, तो ये देखिए ध्यान से, यहाँ पर पेंसिल यहाँ दिखाई देगी हमको, ठीक है। हकीकत में है नीचे, दिखाई देगी यहाँ। तो ये घटनाएं प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही होती हैं। ऐसे ही तारों का जो टिमटिमाना होता है, तारे टिमटिमाते नहीं, हमको दिखाई देते हैं, वो प्रकाश के अपवर्तन के कारण। क्योंकि प्रकाश जब वहाँ से आता है, प्रकाश वहाँ से जब हमारी आँखों में आता है तो वायुमंडल से होकर आता है ना। इधर वैक्यूम है, निर्वात है, इधर निर्वात है। जब तारों से आता है ये निर्वात से, अब यहाँ पर सघन माध्यम है, वायुमंडल, तब सतह पर हम हैं। तब ये जब आता है ऐसे, तो यहाँ पे क्या होता है? प्रकाश का अपवर्तन हो जाता है। वायुमंडल से सघन माध्यम है, जबकि उससे पहले निर्वात विरल माध्यम है। विरल से सघन में आते समय इसका क्या हो जाता है? अपवर्तन हो जाता है प्रकाश का, और बार बार अपवर्तन होता रहता है क्योंकि हवाएं चलती रहती हैं, तो इस कारण से हमको टिमटिमाते हुए नज़र आते हैं। इसके अलावा बाल्टी के अंदर पड़ा हुआ सिक्का हमको तली से ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। पानी में डूबी हुई जो सीधी छड़ है वो मुड़ी हुई प्रतीत होती है, पानी के अपवर्तन के कारण। इसके अलावा आप देखेंगे जब सूरज जब ना डूब जाता है तब भी हमको कुछ देर तक दिखाई देता है। देखिए मैं एग्जांपल बताता हूँ। यहाँ पर हम खड़े हुए हैं, अब सूरज, ये देखिए आपकी जो सीधी रेखा से जहाँ तक नज़र जा रही है उससे नीचे हो चुका है, लेकिन यहाँ से जो प्रकाश है, यहाँ से जो प्रकाश है वो विरल से सघन माध्यम में जाता है, तो ये मुड़ जाता है ना, अभिलंब की तरफ मुड़ जाएगा, तो आपकी नज़रों में दिखाई देगा। तो आपको लगेगा कि सूरज अभी डूबा नहीं है, डूब रहा है। आपको प्रतीत होगा सूरज यहाँ आभास होगा, लेकिन है हकीकत में इधर। अब ये घटना कैसे हो रही है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। ठीक, वायुमंडल में प्रकाश का जो अपवर्तन हो जा रहा है, क्योंकि मीडियम चेंज हो जा रहा है, इस कारण से। तो होप आपको प्रकाश के अपवर्तन की जो दैनिक एग्जाम्पल है वो समझ में आ गए होंगे। ठीक, इसके बाद आता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन समझने के लिए मैं जो आपसे पूछ रहा हूँ वो बताने का प्रयास कीजिए। मान लीजिए ये मीडियम 1 है और ये मीडियम 2 है, ठीक है, और ये आपका सघन माध्यम है। क्या है? सघन। और ये विरल माध्यम है, मतलब ये डेंसर मीडियम है और ये रेयर मीडियम है। अब प्रकाश की जब किरण आएगी, ऐसे प्रकाश की किरण आएगी, तो आप सोच के बताइए अभिलंब से क्या दूर हटेगी कि अभिलंब की तरफ मुड़ जाएगी? सोच के बताइए। क्योंकि ये सघन से विरल में जा रही है, तो इससे ये क्या होगा? ये जो प्रकाश की किरण है इस मीडियम से दूसरे मीडियम में जाते समय अभिलंब से दूर चली जाएगी, ऐसे दूर चली जाएगी, ठीक है। चलिए, अगर I की वैल्यू में बढ़ाऊँ, ये I1 है, I1 की वैल्यू बढ़ाऊँ तब क्या होगा? देखिए ऐसा, I1 की वैल्यू मैंने बढ़ा दिया, ये अब I2 कर दिया ऐसे, तो अब क्या होगा? अब और दूर चली जाएगी, ऐसे और दूर चली जाएगी, ठीक है। अब मैं I की वैल्यू और बढ़ा रहा हूँ, I की वैल्यू और बढ़ा रहा हूँ, तो I की वैल्यू और कर रहा हूँ, तो ये और दूर चली जाएगी, ऐसे हो जाएगी, क्योंकि R इसका और बढ़ जाएगा ना। और एक टाइम ऐसा आएगा कि I की वैल्यू मैंने इतनी बढ़ा दी है, I की वैल्यू देखिए इतनी बढ़ा दी है, अभिलंब से इतनी बढ़ा दी है कि ये जो है अब इस सीधी रेखा में, मतलब मीडियम 1 मीडियम 2 की बाउंड्री से होकर जा रही है। जो अपवर्तित किरण है, जिस किरण का अपवर्तन हो रहा है, वो अब इसके अनुदिश जा रही है। अब क्या हो रहा है? इसके अनुदिश जा रही है। तो इसी कोण को,
अभिलंब से इसी कोण को क्रांतिक कोण कहते हैं। ठीक है, क्रांतिक कोण कहते हैं, या थीटा सी इसको कह सकते हैं। थीटा सी पर क्या हो जाएगा, आर की वैल्यू 90 डिग्री हो जाएगी। मतलब जब 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 प्रकाश की किरण थीटा सी डिग्री पर आपतित होगी सघन माध्यम से विरल माध्यम में, सघन माध्यम से विरल माध्यम में, तो वो किरण क्या है, वो इसी के अनुदिश चली जा रही है, इसी मीडियम के अनुदिश चली जा रही है। अब अगर मैं आई की वैल्यू थीटा सी से ज़्यादा रखूं तब, तो सोच के बताइए क्या होगा। अगर आई की वैल्यू मैं बच्चों थीटा सी से ज़्यादा रखूं, मतलब आई की वैल्यू मैं थीटा सी से ज़्यादा रखूं, आई की वैल्यू मैंने थीटा सी से ज़्यादा रखी, मतलब क्रांतिक कोण से ज़्यादा रखी, तब प्रकाश की किरण इस मीडियम में नहीं जाएगी, तो प्रकाश की किरण इसी मीडियम में वापस आ जाएगी। मतलब प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाएगा। प्रकाश का क्या हो जाएगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा। ठीक, फिर से समझने का प्रयास कीजिए। अब अलग अलग से कलर लेता हूँ मैं। सबसे पहले देखिए, ये मैंने मीडियम, ये सघन माध्यम है। हाँ, ये याद रखिए, पूर्ण आंतरिक परावर्तन तभी होगा जब किरण, प्रकाश की किरण सघन से विरल में जाएगी। जब विरल से सघन में आएगी तब नहीं होगा, क्योंकि विरल से सघन में जाती है तो वो क्या होता है, आई की वैल्यू ज़्यादा होती है, आर की वैल्यू कम होती है, अर्थात अभिलंब की ओर झुकी रहती है। अब सघन से विरल में जा रहा है, ये अभिलंब मैंने बना दिया। यहाँ से मान लिया मैंने ये 20 डिग्री का कोण है और ये इससे दूर चली जाएगी, तो ये क्या होगा, 40 डिग्री होगा लगभग, क्योंकि आई की वैल्यू अगर 20 है तो आर की वैल्यू ज़्यादा होनी ही चाहिए, क्योंकि सघन से विरल में जा रहा है। अब ये 30, इसकी मैंने वैल्यू कर दी 30, तो मान लीजिए ये हो गया 70 डिग्री हो गया, मान लीजिए 70 डिग्री हो गया। ठीक, तो अब आई की वैल्यू मैं और बढ़ाते जाऊंगा, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि आई की वैल्यू मैंने मान लीजिए 40 कर दी, तो ये आर की वैल्यू क्या हो गई, 70 से होकर ये कितनी होगी, 90 डिग्री हो गई, मतलब इसी के अनुदिश होगी। तो यही आई इज इक्वल टू 40 डिग्री क्या होगा, क्रांतिक कोण होगा, क्रिटिकल एंगल होगा। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, क्रिटिकल एंगल बोलेंगे। आई इज इक्वल टू 40 डिग्री क्रिटिकल एंगल हो जाएगा। अब आई की वैल्यू अगर मैं 40 से ज़्यादा करूँगा तो इस मीडियम में तो जाएगा ही नहीं, तो वो क्या होगा, प्रकाश की किरण पूर्ण परावर्तित हो जाएगी। तो वहाँ पर रूल लगेगा परावर्तन का। परावर्तन का रूल मतलब जितना कोण यहाँ होगा उतना कोण यहाँ होगा, तो वहाँ पर मतलब प्रकाश की किरण ना दूसरे मीडियम में जा ही नहीं रही है। ठीक, इसे बोलते हैं प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है बच्चों, अगर कोई किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है और उसका आपतित कोण उसके क्रांतिक कोण से अधिक है, तो वो उस लाइट क्या होगी, पूर्ण आंतरिक परावर्तित हो जाएगी। मतलब पूरी तरीके से इंटरनल रिफ्लेक्शन उसका हो जाएगा, आंतरिक तौर पर रिफ्लेक्ट हो जाएगी, उस मीडियम में जाएगी ही नहीं, उस मीडियम में जाएगी ही नहीं। होप आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके उदाहरण बहुत हैं। सबसे बड़ा एग्जाम्पल हीरा। हीरा चमकता क्यों है आप पता है आपको, हीरे में एक बार लाइट घुस जाती है ना तो वो निकलती नहीं, क्यों, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। देखिए ये हीरा है, एक बार लाइट यहाँ गई और आप जानते हैं कि हीरा है तो ये क्या होगा, विरल से सघन माध्यम है, विरल से सघन माध्यम में प्रकाश आसानी से एंटर कर गया। अब यहाँ पर एंटर करने के बाद जब भी ये इस सतह पर आपतित होगा तो इसका डिजाइन इस तरीके से किया गया होता है, इसको घिसा इस तरीके से गया होता है कि जब भी ये इस पर आपतित होगा इसके अभिलंब से आप कोण बनाएंगे, आई आपतित कोण बनाएंगे ना, तो वो हमेशा आपतित कोण क्रिटिकल एंगल से अधिक ही होगा। सी से या थीटा सी से भी डिनोट कर सकते हैं, क्रिटिकल एंगल से अधिक ही होगा। देखिए क्रिटिकल एंगल इसका इतना है, जबकि ये आपतित हो रही है इस एंगल पर, इसका मतलब दूसरे मीडियम में जाएगा ही नहीं, क्योंकि ये सघन माध्यम है और ये विरल माध्यम है।
विरल से सघन में आने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सघन से विरल में तभी जाएगा जब आई की वैल्यू थीटा सी से कम हो, क्रिटिकल एंगल से कम हो। लेकिन डिजाइन इस तरीके से, शेप इस तरीके से बनाया जाता है कि हमेशा आई की वैल्यू थीटा सी से ज़्यादा ही होती है। इसका मतलब आएगा तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, ये वापस चला जाएगा। तो यहाँ से जाएगा, यहाँ से जब टकराएगा तो देखेंगे जो आई है वो थीटा सी से ज़्यादा है, फिर यहाँ रिफ्लेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे आई की वैल्यू थीटा सी से ज़्यादा, ऐसे ही बेचारा प्रकाश अंदर ही घूमता रह जाएगा। इसीलिए हीरा चमकता है, इसीलिए उसकी वैल्यू है। ठीक, तो हीरा समझ लीजिए चमकता है अपनी शेप की वजह से। उसका शेप अगर डिस्टर्ब कर दें तो वो इतना नहीं चमकेगा। ठीक है, अगर शेप को हम डिस्टर्ब कर दें उसकी, तब प्रकाश अंदर जाएगा तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन कुछ दीवारों से होगा, लेकिन इससे बाहर निकल जाएगा। अपनी बनावट की वजह से उसकी वैल्यू है हीरे की। ठीक, समझ में आ गया। एक एग्जाम्पल ये है पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। और दूसरा एग्जाम्पल आपने सुना होगा मिराज। जब भी आप गर्मी में सड़क पर जाते हैं तो आपको क्या ऐसे दिखाई देता है कि ये पानी पानी पूरा पड़ा हुआ है, या ऐसे दिखाई देता है जो आगे ऑब्जेक्ट है उसकी परछाई इस पानी में दिखाई देती है। इसी घटना को मिराज कह रहे हैं या मरीचिका कहते हैं। आज ज़्यादातर रेगिस्तान में ऐसा होता है। रेगिस्तान में आप देखेंगे दूर से आपको लगेगा कि आगे पानी है, लेकिन आगे जाएंगे पानी नहीं होगा, आगे जाएंगे पानी नहीं होगा। मैं आपको बताता हूँ क्यों होता है ऐसा। सबसे पहले मिटाता हूँ इसको। देखिए गर्मी में क्या होता है, गर्मी में क्या होता है कि नीचे जो धरती है, ये धरती का टेम्परेचर यहाँ पे सबसे ज़्यादा होगा। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे ये टेम्परेचर कम होता जाता है, तो नीचे जाएंगे हवाएं ज़्यादा हैं, हवाएं ज़्यादा गर्म हैं। तो मैंने मान लिया हवाओं को अलग अलग टेम्परेचर पे बांट लिया, ऐसे अलग अलग टेम्परेचर पर बांट लिया। दूसरा पेन लेता हूँ मैं, हाँ, अलग अलग बांट लिया। तो यहाँ पे माध्यम M1 बन गया, मान लीजिए M2 बन गया, क्योंकि गर्म होने के कारण, टेम्परेचर अलग अलग होने के कारण हवाओं का ये अलग अलग मीडियम की तरह व्यवहार करते हैं। जो सबसे ज़्यादा गर्म होगा वो क्या होगा, वो विरल माध्यम होगा। जितना ज़्यादा गर्म हवा होगी वो उतना ज़्यादा विरल माध्यम होगा। जैसे M2 M1 की अपेक्षा विरल होगा, और M2 की अपेक्षा विरल होगा। M4 क्या होगा, विरल होगा। M4 की जगह विरल होगा। ठीक, अब मान लीजिए यहाँ पर एक खंबा है, मान लीजिए ये खंबा है। ठीक, मान लीजिए खंबा है और मैं यहाँ से देख रहा हूँ, मैं यहाँ पर हूँ। चलिए, ये आप हैं। अब यहाँ से प्रकाश जा रहा है यहाँ से प्रकाश यहाँ से, मतलब प्रकाश तो सूरज से आता है ना, सूरज से टकरा कर यहाँ, वो आपको बताया था मैंने। प्रकाश पहले सूरज से आ रहा है तो इस पर टकरा के तब मेरे आँखों के पास आ रहा है ना ये। अब मान लीजिए प्रकाश यहाँ गया। अब प्रकाश जब यहाँ से गया, ये सघन माध्यम है और ये विरल माध्यम। प्रकाश की किरण जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो क्या होता है, अभिलंब से दूर चली जाती है। ठीक, अब फिर सघन से विरल में गई तो अभिलंब से दूर चली गई, अब फिर सघन से विरल में गई तो अभिलंब से और दूर चली गई। ठीक है, अब एक टाइम ऐसा आता है, ये सघन है, ये विरल है। अब देखिए आई की वैल्यू बढ़ती जा रही है, यहाँ भी बढ़ गई, यहाँ भी बढ़ गई। एक टाइम ऐसा आएगा कि आई की वैल्यू जो है वो क्रिटिकल एंगल से बढ़ गई, क्योंकि मीडियम सघन से विरल में जा रहा है, ये सघन से विरल में जा रहा है। जी बिल्कुल सही है, सघन से विरल में जा रहा। अब आई की वैल्यू एक टाइम ऐसा आएगा, वो क्या होगी, आई की वैल्यू सी से ज़्यादा हो जाएगी, तो ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा। मतलब प्रकाश ऐसे रिफ्लेक्ट होकर मेरी आँखों में चला जाएगा। प्रकाश यहाँ से निकला, मेरी आँखों में पहुँच गया, लेकिन मुझे पता है कि प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। मेरी आँखों को दिखाई दे रहा है प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। अगर इस सीधी रेखा को पीछे मुड़ाकर देखेंगे, पीछे मिलाकर देखेंगे,
तो खंबे का जो ये वाला हिस्सा है वो दिखाई देगा कि मुझे अंदर है। ये क्या हो गया भैया, ये क्या हो गया? हाँ, तो खंबे का ये वाला हिस्सा हमको लगेगा ये वाला हिस्सा यहाँ पर है, ठीक है, लेकिन वास्तव में यहाँ है। लेकिन यहाँ से जो लाइट निकल रही है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण मेरी आंखों तो कैसे पहुँच रही है, और मुझे लगेगा ये लाइट यहाँ सीधी आ रही है, इसलिए मुझे ये दिखाई देता है कि इसका सिरा यहाँ पर है। तो मुझे दूर से एक प्रतिबिंब, उल्टा प्रतिबिंब बनता हुआ दिखाई देता है, ठीक है, देखिए, इसलिए गाड़ी का प्रतिबिंब ऊपर है, नीचे है ऐसे। ऐसे ही ऊपर बादल होंगे, ऊपर बादल होंगे, और बादलों की जो, जैसे ये खंबे का नीचे दिखाई दे रहा है ना, ऐसे बादलों का जो नीचे छवि बन रही है वो पानी की तरह दिखाई देती है। जैसे इसकी जो इमेज यहाँ पर बन रही है वैसे बादलों की इमेज यहाँ बनेगी, और ये हमको दिखाई देगा कि यहाँ पानी है। जैसे ये पानी है, ये बादल है बच्चों, बादलों की इमेज है ये, ठीक। जैसे ये देख लीजिए, ये रियल ऑब्जेक्ट है, यहाँ से लाइट जब जा रही है नीचे की तरफ, ये सघन से विरल माध्यम में जा रही है, सघन से विरल माध्यम में एक टाइम ऐसा आएगा कि ये एंगल क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो जाएगा, ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होकर यहाँ आ जाएगा। लेकिन हमको पता है कि हम समझेंगे कि लाइट यहाँ से आ रही है सीधी रेखा से, तो यहाँ पर ये वाला पॉइंट दिखाई देगा, ठीक है। ऐसे ही बादल है, मान लीजिए बादलों से जो लाइट आ रही है ऐसे ही टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होके ऐसे जाके यहाँ पे मेरे पास ऐसे आएगा, और मुझे लगेगा कि भैया यहाँ से बादल यहाँ दिखाई दे रहे हैं, और ये पानी की तरह दिखाई देगा। तो यही है मरीचिका, मिराज, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की ये घटना होती है। हालांकि ये आपको समझना था, केवल वैसे पढ़ना था, ठीक है, लेकिन मैंने डिटेल में पढ़ा दिया आपको ताकि कभी कोई डाउट रहे ही ना, कुछ रटना पड़े ही ना, ठीक। इसके अलावा आपके घर में ब्रॉडबैंड कनेक्शन लगा होगा, तो देखिए एक ऑप्टिकल वायर आया होगा, उसमें जो सिग्नल आ रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो आ रही है, वो भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कंसेप्ट पर आती है, क्योंकि उसकी बाहरी दीवार और अंदर की दीवार इस तरीके से बनाई जाती है कि ये अंदर आपका सघन माध्यम होता है और ये दीवार विरल माध्यम होता है। ये सघन माध्यम है और ये विरल। सघन माध्यम से विरल माध्यम में जब कोई प्रकाश जाता है, अगर उसका आपतित कोण क्रांतिक कोण से अधिक होगा तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा। ऐसे ही टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यहाँ भी आपतित कोण क्या है, क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा है, तो यहाँ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो इसलिए एक जगह से दूसरे जगह तक ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ऑप्टिकल फाइबर में सिग्नल चला जाता है। तो ये बच्चों कुछ एग्जाम्पल थे पूर्ण आंतरिक परावर्तन के। होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। इसके बाद वाले लेक्चर में मैं आपको लेंस के बारे में पढ़ाऊँगा और डिटेल में पढ़ाऊँगा, मज़ा आने वाला है। अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा, ठीक। थैंक यू।